So solvent is the medium in which reaction is taking place. So एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर में रिएक्शन हो रही है। जनरली अगर हम मीडियम्स या सॉल्वेंट को क्लासिफाई करें इन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, so it can be classified into two parts. टेबल से मैं बता देता हूं. So types of solvent can be classified into two parts. One is polar and second is non-polar. Then polar को आप further दो part में classify कर सकते हो. Polar protic and second one is polar aprotic solvent. So non-polar solvent एक ऐसा सॉल्वेंट होगा जिसमें पोलैरिटी नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा इसमें जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं उसमें. सो नॉन पोलर का मतलब हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस. जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें बेंजीन. बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलेगा दैट हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती. पोलैरिटी डेवलप नहीं होती मतलब कोई डाइपोल ऐसा डेवलप नहीं होता, और डाइपोल नहीं डेवलप होता तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा ये. ओके, देन देयर इज पोलर प्रोटिक. पोलर प्रोटिक वो सॉल्वेंट है जिसमें पोलैरिटी हो. पोलैरिटी हो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए. अब इसमें बात कर रहे हैं प्रोटिक और एप्रोटिक की. प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन दे सकने की एबिलिटी, तो अगर है तो पोलर प्रोटिक है, यानी कि एक ऐसा सॉल्वेंट विच हैज एसिडिक हाइड्रोजन. जहां एसिडिक हाइड्रोजन हो इसको कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इस केस में देखिए HOH आप बनाइए, सो देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसकी वजह से पोलैरिटी आती है. ऑल्सो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है यहाँ पे, या हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, उस केस में हम कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे विच हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन. ऐसा नहीं कह रहे कि हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन हो सकता है लेकिन वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर ऐसा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जैसे वाटर में मैंने डेवलप किया वैसा चार्ज नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप देखें एग्जाम्पल एसीटोन का. एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 होता है, और इस सॉल्वेंट के अंदर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम होती. सो यहां कोई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं आएगा. बट कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को अगर हम देखें तो क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था यहां डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव. तो पोलैरिटी तो डेवलप हुई लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था.
कुल मिला के आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहां कह सकते हो कि हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। देन अगर डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ हो सल्फर से या फिर क्लोरीन से, तो इस जैसे जो सॉल्वेंट होंगे जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो इन एटम से, या कुल मिला के कहें ग्रुप, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है 16, 17, 18, 18 को छोड़ के अगर हम देखें तो ग्रुप 15, 16 एंड 17 से अगर जुड़ा हुआ है, ग्रुप 15, 16, 17 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो उस सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक कंसिडर कर सकते हैं। ओके, पोलैरिटी है तो दो पार्ट में क्लासिफाई होगा, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। अगर पोलैरिटी नहीं है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो दो तरीके के सॉल्वेंट जनरली होते हैं। ओके, देन अगर हम बात करें सॉल्वेंट, पोलर, प्रोटिक, अप्रोटिक और नॉन पोलर, इनमें अगर हमें क्लासिफाई करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं वाटर को क्लासिफाई करना, वाटर सबसे कॉमन सॉल्वेंट है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पोलैरिटी होगी, तो ये पोलर की कैटेगरी में आएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। प्रोटिक है क्या, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, बिल्कुल प्रोटिक कहलाएगा। ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है तो प्रोटिक है। अगर प्रोटिक है तो ए प्रोटिक नहीं होगा और नॉन पोलर भी नहीं होगा। तो दिस इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, देन अगला कॉमन सॉल्वेंट है CH3OH। दिस इज मिथेनॉल। मिथेनॉल इज एन अल्कोहल, अल्कोहल्स भी बहुत कॉमन सॉल्वेंट होते हैं। तो इसमें देखो ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये पोलर के कैटेगरी में आएगा और प्रोटिक भी होगा, तो ए प्रोटिक और नॉन पोलर नहीं हो सकता। देन इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, दिस इज ऑल्सो एन अल्कोहल, अल्कोहल्स आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये ए प्रोटिक वाला तो हट गया। देन HCOOH, this is this is formic acid, this is formic acid, देखो कौन सी कैटेगरी में आएगा। देन CH3COOH, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। देन NH3। सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है पोलर प्रोटिक, CH3OH ये भी वही है। देन NH3 का आपको जब भी डाउट हो स्ट्रक्चर बना के चेक करो। NH3 में N से लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन, ऑब्वियसली नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रुप 15 वाला है नाइट्रोजन, तो ग्रुप 15 के साथ जब हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो प्रोटिक कंसिडर किया जाएगा, पोलर भी है। देन अगला है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये जो कंपाउंड है एसीटोन, अगर आप एसीटोन देखना चाहते हैं तो आप देखें नेल पॉलिश रिमूव करने का जो एक लिक्विड आता है, दैट इज एसीटोन, दैट इज प्योर एसीटोन।
और नेल पॉलिश जो होगा वो आप जैसे ही एसीटोन के कांटेक्ट में लाते हो वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है और सॉल्युबल होके निकल जाता है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि नेल पॉलिश जो है वो एसीटोन में सॉल्युबल है, यानी कि एसीटोन एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है नेल पॉलिश के लिए। ओके, तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होती है। तो आप रिएक्शन अगर कराना चाहते हो तो रिएक्शन के लिए एक मीडियम चाहिए जिसमें रिएक्टेंट्स सॉल्युबल होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट सॉल्युबल नहीं है, जैसे आप मान लीजिए नेल पॉलिश का कोई रिएक्शन कराना चाहते थे, अब मैं ये जानता था कि नेल पॉलिश जो है वो वाटर में तो सॉल्युबल होता नहीं है, तो वहां मैं वाटर सॉल्वेंट लेके रिएक्शन शुरू करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं एक ऐसा सॉल्वेंट लूंगा जिसमें वो सॉल्युबल है, यानी कि मैं एसीटोन लेके शुरू कर सकता हूं या कोई ऐसा सॉल्वेंट लूंगा जिसमें सॉल्युबल है। तो हर चीज हर किसी में सॉल्युबल नहीं होती, जो जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है जनरली उसको लेके रिएक्शन शुरू किया जाएगा। नाउ एसीटोन के एग्जांपल में देखें, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बता दिया मैंने, दिस इज अ पोलर। नाउ हाइड्रोजन अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन है ग्रुप 14 का, ग्रुप 14 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम हो जाती है, तो यहां पे नॉन पोलर की कैटेगरी, सॉरी, ये H डोनेट नहीं हो सकता है, तो प्रोटिक नहीं रहेगा, अब ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। नॉन पोलर, पोलर हो गया तो नॉन पोलर नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DMS, दैट इज डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलर। देन प्रोटिक है कि ए प्रोटिक है, तो हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन से, सो दिस इज अ कैटेगरी, दिस कैन बी कंसिडर्ड अप्रोटिक, तो प्रोटिक नहीं होगा और नॉन पोलर भी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। नाउ अगेन दिस इज अ पोलर, प्रोटिक तो नहीं है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देन इसी का अगला हो सकता है H की जगह अगर हम CH3 लगा दें, दिस इज डाइमिथाइल एसीटामाइड। अगेन पोलर, अप्रोटिक सॉल्वेंट। देन अभी मैंने जो बताया था वापस मैं बता देता हूं उसको, बेंजीन, बेंजीन जहां पे आपको जरूरत हो ऐसे सॉल्वेंट्स की जो कि पोलर प्रोटिक हो, तो आप वाटर, अल्कोहल और एसिड कंसिडर करेंगे। पोलर अप्रोटिक के लिए हम लोग जनरली एसीटोन प्रेफर करेंगे या ईथर प्रेफर करेंगे। और अगर पोलर या पोलर प्रोटिक हो गया, अगर नॉन पोलर चाहिए तो बेंजीन सॉल्वेंट सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। सो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है,
प्रोटिक भी नहीं है, अप्रोटिक भी नहीं है, दिस इज अ नॉन पोलर। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लिखो साइक्लोहेक्सेन, देन तो साइक्लोहेक्सेन अगेन जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है या sp3 हाइब्रिडाइज जो है वो पोलर, प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक नहीं, नॉन पोलर होंगे। अगेन ये वाला भी। लेकिन आप क्या ये कह सकते हो कि हर हाइड्रोकार्बन जो होगा वो नॉन पोलर होना चाहिए? एक एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कहें हम दैट क्या एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको अगर हम कंसिडर करें, ये किस कैटेगरी में आएगा? हाइड्रोकार्बन तो है बट कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये कंसिडर किया जा सकता है अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो पोलर तो हो गया। H कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जब मैं कहता हूं H कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप ये बोलोगे कि H तो यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो ये क्यों डोनेट कर दिया? तो भाई यहाँ पे कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, जबकि sp हाइब्रिडाइज्ड काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलैरिटी आएगी, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में। अगर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कहें ऑल हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर, और आपसे पूछा जाए इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बताओ। ऑल हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि एक एग्जांपल आप यहां पे देख रहे हैं। अब यहां हो सकता है आप एक H की जगह CH3 लगा दो, CH2 लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाइड्रोकार्बन तो है और ये पोलर भी हो गया, तो आंसर इज फॉल्स। जनरली ज्यादातर हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, बट हर हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होगा ऐसा हम नहीं कर सकते, और यहां पे लिखना जरूर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एक्सेप्शन हमारे सामने है। एक भी एक्सेप्शन मिल गया तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दिस इज पोलर प्रोटिक।
सॉल्वेंट। ओके, नोट कर लिया। ओके, एक बात ध्यान रखना, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरीके का सॉल्वेंट हम प्रेफर करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन देखा। आगे बात करते हैं रिएक्शन के टाइप की। तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सो एक पॉइंट यहां लिख लिया जाए, कंपाउंड हैविंग reactive or active hydrogen give acid base reaction। ओके, ऑल्सो आप यहां पे ऐड कर लेना, ऑल्सो एसिडिक हाइड्रोजन गिव एसिड बेस रिएक्शन। अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचाने कि कोई हाइड्रोजन एक्टिव है, रिएक्टिव है, तो या एसिडिक है, कैसे पता चलेगा हमें? तो पता करने का एक तरीका जो मैं बताता हूं आपको, वो बड़ा सिंपल सा ये है कि इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, ये पेन ठीक से डायरेक्टली अटैच्ड टू एटम्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17, दैट इज नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, फ्लोरीन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन के नीचे आप जाते हैं तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनसे अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एंड कार्बन which is sp hybridized, then the hydrogen is considered active or reactive। तो ग्रुप 15, 16, 17 जनरली जिसमें आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, या इसके नीचे आ जाएंगे तो ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन को आप एक्टिव कंसिडर कर सकते हो। मैं एक्टिव की बात कर रहा हूं, एसिडिक देखना है तो फिर एसिडिक देखना आना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन भी अगर आपके पास है तो एक्टिव हाइड्रोजन है तो एसिडिक हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि एक्टिव है तो एसिडिक होगा। लेकिन अगर एसिडिक है तो वो हमेशा एक्टिव होगा। यानी कि अगर इसको ऐसे कह दूं मैं कि एक्टिव हाइड्रोजन है, तो वो हमेशा, इसका मतलब ये है क्या कि ये एसिडिक होगा? बिल्कुल। है क्या सही है स्टेटमेंट? एक्टिव है तो हमेशा एसिडिक होगा? नॉट ऑलवेज,
बट एसिडिक है तो एक्टिव होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फॉर एग्जाम्पल, H2O का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आप एक्टिव कंसिडर करते हैं, बट क्या आप इसे एसिडिक भी कंसिडर करोगे? तो जवाब है नहीं, ये एक्टिव है, नॉट एसिडिक। लेकिन अगर हमारे पास HCOOH है तो इस हाइड्रोजन को, फॉर्मिक एसिड है ये, दिस इज एसिडिक। तो एसिडिक है तो ये एक्टिव होगा क्या? हाँ, क्योंकि एसिडिक अगर है तो इसका मतलब वो किसी ग्रुप 15, 16, 17 से जुड़ा हुआ है, तो वो एक्टिव तो हमेशा हो जाएगा। बट एसिडिक होने के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया और आगे का है, जबकि एक्टिव होने का सिर्फ इतना सा क्राइटेरिया है। तो एसिडिक है और आप साथ साथ लिखें कि ये एक्टिव भी है। फिलहाल हमें बस इतना देखना है कि एसिड बेस रिएक्शन के लिए एक्टिव हाइड्रोजन भी चल जाएगा और एसिडिक हाइड्रोजन भी हो जाएगा। दोनों अगर होंगे, दोनों में से कोई भी हो तो आपको एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो हमने ये देखा एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन। याद रखो, एक्टिव हाइड्रोजन पहचानना आना चाहिए। नोट कर लिया हमने? तो इसके अंदर पहला रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। सो एक रिएक्शन यहां मैं बता के शुरू करता हूं। सो लेट्स से आपके पास वाटर था और आप इसको लैब में लेके गए और वहां आपने सोडियम के साथ इसको रिएक्ट कर दिया। तो जनरली क्या होगा कि अगर आपके पास वाटर है इस तरीके से और ऊपर से आप एक छोटा सा सोडियम का पीस इसके ऊपर गिराओगे, तो ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा एक रिएक्शन होगी और यहां पे आप देखोगे फ्लेम्स दिखाई देंगे आपको। तो फ्लेम्स इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि NaNH2O रिएक्ट। अब H2O के अंदर में HOH है, तो सोडियम इसके साथ रिएक्ट होके Na प्लस बनाएगा और OH निकाल लेगा टू गिव NaOH। अब यहां जो बचा H है वो एक दूसरे H के साथ जुड़ के बना लेगा H2। तो जैसे ही यहां से H2 बाहर निकल रहा होता है और ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, तो हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे यहां से H2 बाहर आ रहा होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट भी मिल जाती है, तो तुरंत उस H2 में आग लग जाती है, तो आपको फ्लेम्स देखने को मिलेंगे। अब यहां आप सोडियम की जगह कोई भी अल्कली मेटल ले लोगे तो सेम रिएक्शन होने वाली है, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। सो मैं यहां कह रहा हूं कि आप अल्कली मेटल ले लो तो आपको सेम रिएक्शन देखने को मिलेगी वाटर के साथ। यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन अगर आपके पास कंपाउंड में मौजूद है तो उस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ अल्कली मेटल्स रिएक्ट होके अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। अब ये एग्जांपल मैंने H2O का आपको समझाया, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं दैट मेरे पास है लेट्स से HCOOH और इसको मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? अगर सेम मैकेनिज्म को आप फॉलो करो तो बताओ क्या बनना चाहिए?
तो Na जो है वो Na प्लस बनेगा, और HCOH जो कि है वो स्ट्रक्चर ये है, HC डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि H जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन है यहां पे। तो Na जाके सॉल्ट बनाएगा, और H जो है, जैसे यहां पे H हटा, वैसे यहां पे भी H हट के बनाएगा HCOONA, यहां माइनस और यहां प्लस। जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ वो इलेक्ट्रॉन H के साथ जुड़ेगा तो H बन जाएगा, और वो एक दूसरे H के साथ जुड़ के बनाएगा H2। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो तो या तो आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, और इधर आपको हाफ करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स से we have complete the reaction, CH3COOH plus Na। मैं Na ले रहा हूं, कल को मैं लिथियम ले लूंगा तो फिर, या पोटेशियम ले लूंगा तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या हो गया। अल्कली मेटल्स के साथ बात हो रही है। ओके, हो गया। अगेन सेम रिएक्शन, एक्टिव हाइड्रोजन है, प्लस एक गैस बनता है, दैट इज हाफ H2। ओके, नोट करो, हो गया नोट। नाउ लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि इसको रिएक्ट करा देते हैं हम पोटेशियम के साथ, या HCl को रिएक्ट करा देते हैं सोडियम के साथ, या फिर CH3COOH को रिएक्ट करा दूं अगर कैल्शियम के साथ। कैल्शियम को अभी रहने देते हैं, चलो इसको, सोडियम तो हो गया था, लेट इट बी लिथियम। सो फर्स्ट वन, H C ट्रिपल बॉन्ड C इस पे आ जाएगा माइनस, और K जुड़ जाएगा इसके साथ प्लस, प्लस हाफ H2। देन HCl on reaction with sodium will give NaCl plus half H2। See clearly this is a acid base type of reaction। Then next is CH3COOLi plus half H2। Second type of reaction is a reaction with alkalis। Alkalis means bases। Reaction with alkalis,
और bases. So एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास CH3COOH है, इसको रिएक्ट कराएंगे NaOH से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नाउ अगेन वी हैव Na प्लस एंड OH माइनस, जबकि इधर है CH3COOH. OH माइनस एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल लेगा टू फॉर्म H2O, और इधर मिल जाएगा हमें CH3COONA. अच्छा, एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमने इसके पहले वाले में लिखा था, इसको समराइज करके लिख लेते हैं. नोट: alkali metals on reaction with compound, now it can be organic or inorganic compound, having active hydrogen give H2 gas. Alkali metals on reaction with compound having active hydrogen give H2 gas. तो जब आपको याद रहेगा कि H2 गैस बनाना है, तो बाकी आप प्रोडक्ट बना लोगे. नोट कर लिया हमने. नाउ आ रहे थे हम रिएक्शन ऑफ अल्कलीज यानी कि बेसिस के साथ. तो बेसिस जो होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन स्नैच कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ऐसे कंपाउंड से जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर. सो इसके लिए जनरल स्टेटमेंट हो सकता है अल्कलीज और बेसिस react with compound having acidic hydrogen to give salt and water. To give salt and water. Okay. Now इसमें और क्या वेरिएशन कर सकते हैं आप? दूसरा एसिड ले लो. So let's take CH3SO3H on reaction with NaOH. What is the product? Sulfonic acid. Sulfonic acid is more acidic than carboxylic acid. तो एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पे. एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. सो सॉल्ट क्या बनेगा? CH3SO3Na, ये सॉल्ट होगा. और OH और H, OH माइनस H प्लस यहां से बाहर, ऐसे समझो OH माइनस जो है यहां से H प्लस स्नैच कर लिया, इसने बाहर खींच निकाला, तो गिव H2O. अगर आपसे कहो that we have C2H5 COOH and it is reacted with calcium hydroxide, then what should be the product?
ड्रॉ द प्रोडक्ट। हो गया। सो अगेन OH माइनस और H प्लस, एसिड एंड बेस पहचान लिया आपने, एसिड और बेस है। तो हमें मिल जाएगा C2H5 COO। अब Ca जो है इसके ऊपर +2 होता है और इस कंपाउंड पे माइनस है, तो इसको 2 करना पड़ेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए, एंड साथ में बनेगा H2O। हो गया। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन एसिड बेस के अंदर ही, रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स। सो इससे पहले कि मैं रिएक्शन बताऊं, मैं एक स्टेटमेंट याद करा दूं आपको जो हमने पहले पढ़ा था। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट reacts with acid stronger than H2CO3 to give CO2 gas। ये हम देख चुके हैं बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन, यहां हम दोबारा देख रहे हैं। तो NaHCO3 जो है वो उन्हीं एसिड से रिएक्ट होगा जो कि H2CO3 से स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनके साथ रिएक्ट होकर CO2 देगा। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH है, इसको अगर हम रिएक्ट कराएं NaHCO3 से, so after reaction we get CH3 COONA plus H2CO3. Now this H2CO3 will break to give H2O plus CO2. Now this follows a simple concept, which is a strong acid displaces a weaker acid from its salt. A strong acid displaces a weaker acid from its salt. That means जो एसिड रिएक्टेंट में है, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, और दूसरा है हमारे पास सॉल्ट जो कि है H2CO3 का, जो कि था एक वीकर एसिड। सो अ स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस अ वीकर एसिड फ्रॉम इट सॉल्ट। सॉल्ट से वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर देगा टू गिव इट्स ओन सॉल्ट। नाउ ये हम लोगों ने पढ़ रखा है एसिड बेस कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था तब, राइट। वीक एसिड से स्ट्रांग नहीं बन सकता, स्ट्रांग से ही वीक बनेगा। यानी कि रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए और प्रोडक्ट में वीक एसिड होना चाहिए। तो क्योंकि NaHCO3 इज अ सॉल्ट ऑफ H2CO3, तो उनके साथ ही रिएक्ट हो सकता है जो कि H2CO3 से स्ट्रांग हो, और उस केस में ही आपको CO2 गैस इवॉल्व होता दिखाई देगा। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो RSO3H इज स्ट्रॉन्गर
देन RCOOH, इसके बाद आता है H2CO3 और फिर आएगा PHOH और फिर आता था ROH। यानी कि सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो हमेशा आपको देंगे H2CO3 से, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये हमेशा CO2 गैस देंगे। बट PHOH और ROH जो है वो नहीं देते। बट उसमें एक एक्सेप्शन था, आप याद करें, हमने बताया था आपको पिक्रिक एसिड का एग्जांपल, नोट कर लिया हमने यहां तक। स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। सो हमने एक एग्जांपल देखा था दैट PHOH पे अगर 3 NO2 लगा दें और इसको रिएक्ट करा दें अगर हम NaHCO3 से, तो हमको प्रोडक्ट मिल जाता था इस केस में, बिकॉज दिस इज पिक्रिक एसिड। और 3 NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो चुकी है, तो यहां आ जाएगा ONA प्लस H2O प्लस CO2, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे। याद आ रहा है, ये केस हमने देखा था। अदरवाइज एक नॉर्मल फिनॉल होगा अगर, और इसे हम रिएक्ट कराएं अगर NaHCO3 से, तो ये रिएक्शन में कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं आगे बढ़ेगी, बिकॉज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट नहीं हो सकते, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट होते हैं। हो गया, ये हुआ बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। इसमें ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का कंसेप्ट आता था। देन फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन with NaH। सो सोडियम हाइड्राइड को अगर आप इस तरीके से देखें, NaH को देखना होगा आपको Na प्लस एंड H माइनस से। तो यहां ये जो H माइनस है, ये H माइनस जाके इधर से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा टू गिव CH3COONA प्लस H माइनस और H प्लस विल गिव H2। सो सोडियम हाइड्राइड इज एक्टिंग एज अ बेस, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। देन अगर यहां पे SO3H ले लिया जाए और इसको रिएक्ट कराएं हम NaH से, तो सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगी। Na प्लस H माइनस, ऐसे इमेजिन करें, H माइनस H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा टू गिव सॉल्ट SO3Na, और H माइनस और H प्लस जुड़ के बनाएंगे H2। तो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये यहां पे ध्यान रखना है।
ठीक है, अब आता हूं मैं फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, और फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, ये हमने अभी तक नहीं देखा है। दैट इज रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड reagent. Grignard reagent is RMGX, which is basically a organometallic compound. So this is a organometallic compound, और इसको आप ऐसे देखें कि ये RMGX में R को माइनस की तरह ट्रीट करें और MgX में प्लस और X पे माइनस, तो इस पे +2 हो जाएगा, इस पे माइनस, और तो R माइनस की तरह अगर आप ट्रीट करें फॉर दिस रिएक्शन ओनली, एसिड बेस रिएक्शन के लिए बता रहा हूं, R माइनस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है, ये बेसिकली R और Mg के बीच में देयर इज अ पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि Mg और X के बीच में देयर इज अ आयनिक बॉन्ड, तो माइनस आ जाता है यहाँ पे, और Mg पे प्लस है। बट R Mg के बीच में पार्शियल बॉन्ड है, तो हम लोग अपने रिएक्शन के लिए, जो कि यहाँ पे होगा एसिड बेस, हम ये बोलते हैं कि पार्शियल जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको आप कंप्लीटली अगर आयनिक मान लेते तो R पे माइनस आ जाता और Mg पे +2 आ जाता। अगर मैं R माइनस मानूंगा तो मैं बहुत आसानी से एसिड बेस रिएक्शन को देख सकता हूं, और इसी वजह से ऐसा कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन के लिए देखो, अगर H2O को रिएक्ट करा रहे हैं हम RMgX से, या RMgBr ले लेता हूं X की जगह, और पूछा जाए आपसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वाटर इज HOH एंड RMgX को इमेजिन करें R माइनस MgBr प्लस की तरह। सो R माइनस विल एक्ट एज अ बेस हियर, और बेस क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते हैं, H प्लस को बाहर निकाल लेगा, तो हमें मिल जाएगा R H प्लस Mg, Mg के साथ एक Br लगा हुआ था, और ये अब OH और आ जाएगा, MgBr OH। ओके, नाउ अब यहां पे वाटर लिया मैंने, इसकी जगह आप कोई और सब्सटेंस ले लें जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, तो सेम रिएक्शन होने वाला है। तो लेट द एटम बी Z, तो Z के साथ अगर एक्टिव हाइड्रोजन लगा है और हम इसके साथ RMgX रिएक्ट करा रहे हैं, तो R माइनस रहेगा टू गिव RH प्लस MgX, और साथ में जुड़ जाएगा अब Z। ये होगा जनरल रिएक्शन। Z यहाँ पे ऐसा एटम होगा जो कि जिससे लगा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव होना चाहिए, तो Z क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी कार्बन sp हाइब्रिडाइज, इट कैन बी सल्फर, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, और इट कैन बी फॉस्फोरस। इस तरीके के जो होंगे उसको मैं कह रहा हूं Z, जनरलाइज करने के लिए। और RMgX, X की जगह क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है Cl, हो सकता है Br, हो सकता है RMgCl, RMgBr, या RMgI हो जाएगा। तो अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो यहां से R माइनस जो है वो इस एक्टिव हाइड्रोजन को हटाएगा टू गिव RH, और Z माइनस जो बचेगा वो MgX के साथ जुड़ेगा, MgXZ। सो बेसिकली R माइनस यहां बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए जनरल रिएक्शन बताया था। अब R की जगह अगर आपने CH3 कर दिया तो CH3 के साथ H जोड़ के बनाएगा CH4। अब अगर आपने जनरल रिएक्शन नोट कर लिया, तो चलिए इसके दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस जनरल रिएक्शन के हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है R C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको रिएक्ट करता हूं मैं CH3 MgBr से, ड्रॉ द प्रोडक्ट।
ड्रॉ द प्रोडक्ट। ये आपसे पूछेगा इस तरीके से कि एक गैस इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे जब CH3 MgBr को रिएक्ट करा रहा हूं इस कंपाउंड से। सो वी कैन इमेजिन CH3 माइनस and it will go and attack and remove the active hydrogen to give CH4 plus MgBr C triple bond Cr। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास एक एसिड हो RCOOH के फॉर्म में और इसके साथ रिएक्ट करा दें हम CH3 MgBr, ड्रॉ द प्रोडक्ट। ओके, फर्स्ट वन CH3 MgBr को कैसे इमेजिन करें, CH3 माइनस MgBr plus this CH3 minus will attack and remove the acidic hydrogen to give RCOO। अब ये हो गया COO माइनस और इसके साथ लुक जाएगा MgBr प्लस, आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, प्लस CH3 माइनस था, H हटा लिया उसने तो बन गया ये CH4, ये एक गैस बन गया। CH3 MgBr की जगह आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते थे, RMgBr लिख सकता हूँ, C2H5 MgBr, डिपेंड करता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है देखने लायक। इसमें ये जो कार्बन मैं देख रहा हूं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर CH3 माइनस का अटैक हो और एसिडिक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाए तो CH4 बनेगा और साथ में बनेगा, यहां आ जाएगा एक माइनस चार्ज और इसके साथ लगेगा MgBr प्लस। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बट हाइड्रोजन हटने के बाद जो कंपाउंड बना वो एरोमेटिक है, और एरोमेटिसिटी के गेन की वजह से ये रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, बिकॉज एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखने में तो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं लग रहा, लेकिन H हटने के बाद एरोमेटिसिटी आ रही है, इस वजह से यहां हाइड्रोजन हटेगा टू गेन एरोमेटिसिटी। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग एग्जांपल, यहाँ पे हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, बट एरोमेटिसिटी के गेन की वजह से, एरो या बोल सकते हो आप एरोमेटिसिटी कारण था, एरोमेटिसिटी का गेन वो कारण था जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वन, बनाओ प्रोडक्ट। ओके, तो CH3 माइनस कर दूंगा मैं और NH2 से एक हट जाएगा, H टू गिव R NH प्लस, सॉरी माइनस MgBr प्लस, साथ में CH4 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ओके, लेट्स से हमारे पास है CH3 CH2OH, इसको रिएक्ट कराया मैंने C2H5 MgBr से, ड्रॉ द प्रोडक्ट। ड्रॉ द प्रोडक्ट।
हो गया। So we will consider C2H5 minus and active hydrogen. एक्टिव हाइड्रोजन यहां से बाहर निकालो टू गिव CH, या इसको पहले बना लेते हैं हम, C2H5 और एक H, दैट विल गिव C2H6 प्लस MgBr, और उसके साथ लग जाएगा O CH2CH3। Let's take one more example. So मान लो बेंजीन से हमने MgBr जोड़ दिया और इसके साथ हम ले रहे हैं CH3ND2। Now D is deuterium. Complete the reaction. So इसको ट्रीट किया जा सकता है pH माइनस की तरह, और CH3ND2 में ड्यूटीरियम को हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे तो माइनस जाके अटैक करेगा, यहाँ पे D निकालेगा और ये लग जाएगा D प्लस MgBr NDCH3। नेक्स्ट एग्जांपल करो। So an organic compound having molecular formula C3H4 gives 1 mole of gas on treatment with methyl magnesium bromide. Give the structure of the compound. So नहीं पता ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड बी X। इसको रिएक्ट किससे कराना है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड? सो दिस इज CH3MgBr, ये लिख दिया मैंने। और रिएक्शन के बाद ये कहता है कि मेरे को 1 मोल ऑफ अ गैस मिल रहा है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड भी 1 मोल लिया होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो मान के चलना है। अब गैस कौन सा बन सकता है? CH3MgBr को X से रिएक्ट कर रहे हो तो जो गैस बनना चाहिए इट मस्ट बी CH4 गैस। अब X के लिए कह रहा है कि दिस शुड बी C3H4। नाउ हाइड्रोकार्बन है C3H4 और CH4 गैस रिलीज करना है, इसका मतलब इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन होगा सभी तभी CH3 माइनस H प्लस निकाल सकता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में तभी हो सकता है जब C ट्रिपल बॉन्ड C हो। अब ये हो गए 2 कार्बन और 1 कार्बन और जोड़ना है तो मैंने ये जोड़ दिया CH3। और साथ में क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट, दिस इज MgBr C triple bond CCH3 and this is the final product. Also एक और एग्जांपल देखें।
नोट करो, हो गया था ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, और यहां से हमने एक जोड़ दिया O, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे जोड़ देंगे OCH3, और क्या कर सकते हैं हम, C डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ इसको अगर हम रिएक्ट कर दें एक्सेस ऑफ CH3 MgBr, तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये लिया हमने 1 मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 is produced। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 is produced। चलो फटाफट करो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। So basically CH3 MgBr can be treated as CH3 minus, and this CH3 minus will take out एसिडिक हाइड्रोजन। अब कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो OH का H एसिडिक है, हाँ ऑक्सीजन से लगा है। C ट्रिपल बॉन्ड C का, हाँ। COOH का, हाँ। क्या ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, विल नॉट बी एसिडिक इनफ। ऑल्सो बेंजीन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक तो है नहीं, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, CH3 में लगा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक नहीं। तो 1, 2 और 3, तो वी गेट 3 मोल्स ऑफ। समझने की बात यह है कि एक्सेस ऑफ CH3 माइनस है, जितना आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ही मोल्स CH4 के बनेंगे। तो 1, 2 और 1 ये COH वाला 3। सो द आंसर इज 3 मोल्स ऑफ CH4। आए समझ में, डाउट है कोई? एक्टिव हाइड्रोजन पहचानो, जितना एक्टिव हाइड्रोजन होगा उतने ही के साथ रिएक्ट हो सकता है CH3 MgBr या RMgX, जो भी लो आप। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, सो ZH प्लस MgX गिविंग ZH प्लस, इसमें क्या बताना है, Z यहां पे ऐसा एटम होगा जो कि जिससे लगा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव होना चाहिए। तो Z क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन।